कि कांग्रेस के पास और कांग्रेस के लीडर्स ये कोशिश ही नहीं करते हैं कि सभी जाति के लोगों को साथ लेके चलो। कि हमारे पंजाबी समाज ने कभी आरक्षण की मांग ही नहीं की, हम मांगते ही नहीं है। चौधरी भजन लाल जी ने तो पंजाबियों को मुखौटा डाल के 11 साल मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर बना के पंजाबी कार्ड को खेल दिया। तो जाट जो थे वो खिलाफ हो गए। जाटों ने ये मान लिया कि देवीलाल की सरकार भजन लाल नहीं करना। सर, क्या हम ये माने कि भूपेंद्र हुड्डा भी एक इस तरह का चैलेंज दूसरे लोगों को देते रहे हैं कि कोई भी सीनियर नेता कभी भी खुड्डे लाइन हो सकता है या इस तरह की परिस्थिति आ सकती है? वो बातें हमारे खिलाफ हो जाता है और हम उसको बड़े अच्छे से बोलते हैं। इवन किरण चौधरी की ऐसा धक्का लगा तो उसके कई दिनों तक वो बिस्तर पे रही। पूछ लेना कि अगर ये गठबंधन नहीं टूटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दो, कौन रोक रहा है? आप क्यों फेड बट लगा रहे हो? मैं कहने लग रहा हूँ, आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि मुझे अब कांग्रेस में सफोकेशन सी होने लगी। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, शैडो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। आज हरियाणा की राजनीति के अलग अलग कालों पर हम बात करेंगे, अलग अलग नेताओं पर हम बात करेंगे। ये जो बातचीत रहेगी, ये बातचीत हरियाणा की राजनीति के पूरे सफर पर रहेगी और ये बातचीत रहेगी हमारी सुभाष बत्रा साहब से। आज वो मुखातिब हो रहे हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, आपकी जो उर्दू भाषा है, कई बार मैंने आपके इंटरव्यू सुने, बड़ी कोई भी व्यक्ति सुनता है तो ऐसा कि सुनते रहें, आपको सुनते रहें। तो जरा बताएं कि उर्दू आपकी जो जबान है वो किस तरह से बनी? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ तो कुछ ना कुछ चीज तो वहां से आती है ना। ये सन कौन सा रहा होगा सर? मेरा जन्म 1946 में हुआ। 1946। तो मैं 45-46 की बात कर रहा हूँ जहाँ तक। और उस वक्त मैं 1 साल 1.5 साल का था। लेकिन वो बुजुर्गों की बातें सुन सुन के उस वक्त उर्दू जो था वो एक ऐसी मिठास थी और वहाँ के लोगों में जो अपनापन, जो जुबान में जो हर हिसाब से, तो वो चीज़ जाते हैं। तो हम आके यहीं रोहतक में सेटल हो गए। तो अब मेरे से कई बार पंजाब के मेरे बड़े दोस्त हैं, जलंधर के, लुधियाना के, वो मेरे से कहते हैं कि आप पंजाबी हो तो आप पंजाबी नहीं बोलते हो। मैंने कहा अब जहाँ रहेंगे तो वो भाषा उसके हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि पंजाब एक बड़ा ज़रखेज़ इलाका था। मेरा जन्म ज़िला लायलपुर, गोजरा की मंडी होती थी, वहाँ हमारी आड़त की दुकानें थी, हमारी ज़मीनें थी। तो मेन हमारा जो पेशा था, प्रोफेशन था, वो एग्रीकल्चर था, जिसके ऊपर हमने पद्म श्री का अवार्ड भी लिया। यहाँ हमें अलाटमेंट में बहु अकबरपुर ज़मीनें अलाट हुई। वहाँ हमने 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 102 मन गेहूं पैदा किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेरे अंकल को पद्म श्री से नवाजा, कृषि पंडित की पदवी दी। तो मेरे पिताजी कई सालों तक म्यूनसिपल कमेटी रोहतक के पहली म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान रहे। तो बड़ी पुरानी बातें बड़ी याद आती हैं। पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उसके बाद आप यहाँ विस्थापित हुए या आपको यहाँ पर बसाया गया, ये भी एक तरह की विडंबना ही कहें। देखिए, वो त्रासदी तो, क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल बच्चे थे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो बुजुर्गों से सुनते हैं बहुत बड़ी त्रासदी थी। और
बहुतों ने बहुत कुछ खोया, बहुतों का बहुत कुछ खोया, छूटा। अपने माँ बाप खोए, कारोबार खोया, खाली हाथ यहाँ पर आए, कुछ नहीं था यहाँ पर। जिसको कुली का काम मिला कुली का काम किया, जिसको रिक्शा चलाने का काम मिला उसने वो किया। और मैं समझता हूँ कि अपने बलबूते पे पुरुषार्थ से समाज के लोगों ने जो आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से आज सारी दुनिया में फैले हुए हैं। अब जो पंजाबी यहाँ रोहतक बेल्ट के आसपास उस समय आए, तो क्या उनकी स्वीकार्यता उस समय हुई? देखिए, मैं यहाँ के हरियाणा के लोगों का भी बड़ा धन्यवादी हूँ। उस वक्त तो ज्वाइंट पंजाब था, ये तो 66 में हरियाणा बना। एवरीबॉडी वाज ए पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है ना। जो हमें अलॉटमेंट में जो क्लेम मिले, मेरे पिताजी रिहैबिलिटेशन कमेटी के सबसे उस वक्त पावरफुल कमेटी थी, और उसके चेयरमैन चौधरी रणबीर सिंह जी थे, भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी, और मेरे पिताजी उसके मेंबर थे। तो हमने यहाँ जहाँ जहाँ लोग आए, दुखी, मरे कटे, खाली हाथ, उनको स्थापित किया और उनको सेटल किया। जिसको प्लाट की जरूरत, जिसको किसी चीज की जरूरत, क्लेम दिए, क्लेम दिलवाए। तो उस क्लेम्स जो हैं ये सारे हमारे साथ लगते हुए जितने विलेजेस हैं, कानी हो, ये बहु अकबरपुर हो, निगाना हो, कानौर हो, कलानौर हो, चांदी हो, बेंसी हो, ये लाली हो, तो चिड़ी हो, तो इन गांवों के अंदर हमारे पंजाबी लोगों ने वो जमीनें, उन क्लेम के बदले में जमीनें मिली, और वो मेहनत करते करते बड़ा उन्होंने प्रोग्रेस किया। आज वो सब बुजुर्गों की, उनकी औलादें वर्ल्ड वाइज अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो कोई आर्मी चीफ रिटायर होया होगा, कोई बड़े बिजनेस का एम्पायर उसने खड़ा किया होगा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सीईओ लगा हुआ है, कोई जर्नलिज्म में खुशवंत सिंह जैसे, कुलदीप नैयर जैसे लोग हुए, और बिजनेस में इंडस्ट्री के अंदर मुजाल जैसे, बजाज जैसे, थापर जैसे बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। तो फौज के अंदर कम से कम 4 हमारे आर्मी चीफ रहे, जनरल कपूर रहे, जनरल मल्होत्रा रहे। तो मतलब कि हर फील्ड के अंदर हमारे लोगों ने अपने पुरुषार्थ और मेहनत से चौमुखी विकास किया और आगे बढ़े। हमने कभी, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कहना चाहता हूँ कि हमारे पंजाबी समाज ने कभी आरक्षण की मांग ही नहीं की। हम मांगते ही नहीं है। वी बिलीव इन वर्क। अब ये मनोहर लाल खट्टर जी को जो बनाया है, ये तो मास्टर है इस काम के, बीजेपी वाले। उन्होंने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि ये एक कार्ड ऐसा है कि इसको खेलोगे कम से कम 25 से 30 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पंजाबी ही मैटर करता है। उन्होंने चौधरी भजन लाल जी ने तो पंजाबियों को मखोटा डाल के 11 साल मुख्यमंत्री रहे, और बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर बना के पंजाबी कार्ड को खेल लिया। पंजाबी जो कम्युनिटी है, चौधरी देवी लाल जी ने 86 के अंदर जब संघर्ष का आह्वान किया तो उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सैन जो हमारे समाज से थे उनको साथ लिया, पंडित भगवत दास जी को साथ लिया, मूलचंद जैन जी को साथ लिया। उन्होंने बड़े बड़े बलवंत राय तायल जी को साथ उस समय के जो थिंक टैंक हाँ थे, जो अदर देन जाटों के जो लीडर थे, स्वर्गीय चो चांदराम, कृपाराम जी पूनिया, इन सबको साथ जोड़ा। मैं कल किसी कारण से यूं ही केजरीवाल साहब के साथ मैं बैठा था, तो मैंने उनको कहा कि आप 2 स्टेटें आपके पास हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, तो एक सिर्फ बिजली या पानी की समस्या को दूर करने की बजाय
आप थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग करो। आप जो अलग अलग कम्युनिटी के लीडर हैं, आज कांग्रेस क्यों बैकफुट पे आई है? कारण क्या है? कारण यही है कि कांग्रेस के पास और कांग्रेस के लीडर्स ये कोशिश ही नहीं करते हैं कि सभी जाति के लोगों को साथ लेके चलो। आज आप देख लीजिए, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बने, कोई एक भी पंजाबी जमात का बनाया, पंजाबी क्लास का बनाया? नहीं बनाया। जहाँ 11 मिनिस्टर होते थे चौधरी भजन लाल जी के टाइम पे, मैं उनमें एक था। कहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सैन को बनाया, उन्होंने राज चलाया, उन्होंने 90 में से 85 सीटें हासिल की। एक जाट के बाद पंजाबी दूसरी कम्युनिटी है मेजॉरिटी के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से उन्होंने साथ दिया। और तो देवीलाल जी ने जब संघर्ष शुरू किया और जब 90 एमएलए में से 85 लेके आए तो 14 एमएलए तो हमारे पंजाबी समाज के थे। तो इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ, देखो पंजाबी मैडम एक कास्ट नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है। पाकिस्तान से जो लोग आए विभाजन के बाद, मैं कहता हूँ उनसे बड़ा तो ये जो फ्रीडम फाइटर पेंशन लेते हैं, ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानियां की, लेकिन जो लोग उस त्रासदी में बंटवारे के वक्त अपनी जायदाद, जमीन, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के अपने देश हिंदुस्तान, इंडिया के लिए ओत प्रोत होके बगैर कोई चीज उठाए जो यहाँ आए, तो मैं कहता हूँ वो क्या उनकी कुर्बानी कम है? अपनी मेहनत से खड़े हुए ना वो। लेकिन आज हमारा पंजाबी बड़ा मॉडरेट है। मैं जो बात, मेरा लिंक टूट जाएगा, मैंने कहा कि पंजाबी एक कास्ट नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है। जो लोग वहां उस वक्त जाट भी आए लाहौर से, उस वक्त दलित भी आए, मजहबी सिख भी आए, बढ़िया भी आए, सरसा साइड के सिंगला सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं, वहां बैकवर्ड भी आए, तो वो सारे पंजाबी हैं, देयर कल्चर इज पंजाबी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके प्रति जो पार्टी सहानुभूति रखेगी, जो उनको उनके करैक्टर को समझने की कोशिश करेगी, जो उनका साथ देगा, जो पार्टी साथ देगी, वो तो खुल के उसका साथ देंगे। और ऐसा ही हुआ हरियाणा के अंदर, तो देख लो आज 10 साल से मनोहर लाल जी खट्टर हैं, किया कराया कुछ भी नहीं, लेकिन आज करनाल से एमएलए, और कभी 2 एमएलए हुआ करते थे, मेरे टाइम में तो 1 एमएलए था बीजेपी का। आज देख लो गवर्नमेंट चला रहे हैं, 10 साल से चल रही है। तो अब लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने इस समुदाय को वो सम्मान दिया है जो वो चाहते हैं। इस समुदाय को तो मनोहर लाल खट्टर जी ने तो इस समुदाय को कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ चेहरा दिया है बीजेपी ने। वो तो उनको को मिलने जाए डेलीगेशन तो कहते नहीं 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 नहीं, मैं तो सभी का हूँ। वो अपने साथ खट्टर भी नहीं लिखवाते। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से ठीक भी मानी गई। ये उस कम्युनिटी को, क्योंकि हमारा संघर्ष ही यही था कि हमारी जमात का, हमारे समाज का, हमारे पंजाबी समुदाय का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो लोग उस भावना की नजर से भी देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर तो हमारा है ना, तो इसलिए मेजोरिटी वोट उनकी तरफ चले जाते हैं। जहां मेजोरिटी वोट कांग्रेस के साथ था, आज बीजेपी के साथ है। लेकिन इसे ये भी देखा जाता है, जैसे कई दिनों पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई। उन्होंने कहा कि ये जाट या फिर ये किसी किसान का अपमान है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति, चाहे कोई भी हो, क्या इसमें जाति लगाना या सिर्फ एक समाज, एक जाति को सोचना क्या जरूरी है? मुझे एक बात बताइए, मैं धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ
कोई किसी पद पे हो, 1 साल तक इस हरियाणा के बॉर्डर के पूरे हरियाणा में किसान धूप में, सर्दी में, ठंड में 1000 से ज्यादा किसान मारा गया। क्या उनके लिए 2 लफ्ज भी बोले? कोई रिकॉर्ड में है तो बताएं मेरे। प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर पे बादरगढ़ बॉर्डर से प्राइम मिनिस्टर हाउस है, कभी उनकी संवेदना के लिए 2 लफ्ज भी बोले? आज क्यों किसान उनके खिलाफ है? आज क्यों उनके अंदर पीड़ा है? 1000 किसान कहना आसान होता है, कितनों ने खुदकुशी की। समय आने पे इन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा इनको, लेकिन मैं इनके ऊपर ज़्यादा गहराई से नहीं जाना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि ये एक घड़ियाली आंसू बहाना, नैतिकता के पाठ सिखाना या इस तरह की बात करना ये ठीक नहीं है। लोग समझते हैं अब क्या है, अब राम मंदिर, कौन भगवान राम को नहीं मानता? हम भी मानते हैं, राम राम हमारी जुबान हम भी कहते हैं, हमारी जुबान पे है, हमारे आदर्श है। लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज करना वो ठीक नहीं है। तो धर्म को बीच में ले आए हैं। ये तो तारीख भी दिवाली की बदल सकते हैं मैडम। ये तो ऐसे कारीगर आदमी हैं, ये तो दिवाली की तिथि जो आती है ना नवंबर में, ये जनवरी में निश्चित कर सकते हैं, छुट्टी अनाउंस कर देंगे उस दिन की। दिवाली नवंबर, ये तो ऐसा कर दिया जैसे भगवान राम है ही नहीं के। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस की डेट के मद्देनजर वहाँ का 22 जनवरी का प्रोग्राम रखा गया अयोध्या में, ये ठीक नहीं है। राजनीति को राजनीति में रखना चाहिए, धर्म को धर्म के हिसाब से रखना चाहिए। हमारे लोग आस्था में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और मैं तो सुबह जब शहर पे 5 बजे जाता हूँ तो जो मुझे मिलेगा राम राम। मैंने अगर गलती से नमस्ते भी कह दिया या गुड मॉर्निंग कह दिया, मेरे से नाराज हो जाता है। क्यों? उसके अंदर इंजेक्शन आस्था के लगे हुए हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, नाम राम राम का ले रहे हैं, अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी ज़्यादा अपोज नहीं करते। अब फिर सियासत में आप अपना जो है तमाम अनुभव देखते हैं। बंसीलाल जी, भजन लाल जी, देवीलाल जी, अब मनोहर लाल जी, तो इन जो ये लालों की जो कड़ी चल रही है, जरा इन पर भी आप जरा बताएं कि उस समय से लेकर इस समय के जो लाल हैं, इनका काम किस तरह से रहा। देखिए, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, इन तीनों से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। चौधरी भजनलाल जी की तो कैबिनेट में वजीर रहा मैं, उनको मैं बड़ी बारीकी से जानता हूँ, उनको मैंने देखा है। चौधरी बंसीलाल जी के बेटे सुरेंद्र सिंह, वो लॉ में पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ा करते थे। हम 1 महीने में 15 दिन सीएम निवास पे खाना खाया करते थे। उनकी शैली को भी मैंने देखा है, काम करने के तरीके को देखा है। चौधरी देवीलाल जी भारतीय क्रांति दल बीकेडी चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी, और चौधरी चरण सिंह, जब मैं ग्रेजुएशन मैंने यूपी से मेरठ से की है, तो उस वक्त वो वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। अगर यूपी के इतिहास में सबसे ईमानदार अगर कोई चीफ मिनिस्टर रहा है तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह रहा है, और कोई ईमानदार देश का प्रधानमंत्री रहा है तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह है। मेरे पिताजी ने बीकेडी ज्वाइन कर ली। चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बतौर प्रधानमंत्री जहां आप बैठे हो, यहीं हमारे मकान पे भोजन करके गए। उनकी जो सबसे पावरफुल कमेटी थी, इलेक्शन टिकट बांटने वाली 5 आदमियों की कमेटी थी, तो मेरे पिताजी पहले मेंबर उन्होंने अपनी कलम से बनाए थे। और चौधरी देवीलाल को चीफ मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने बनाया था जनता पार्टी के राज में। तो मेरे जब इमरजेंसी लगी 1977 में, मेरे पिताजी, मैं तो कांग्रेस में था जी। मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल, पीलू मोदी,
बिजू पटनायक, ये सारे रोहतक जेल में थे। मैं इनको खाना देने जाया करता, मैं इनको सामान देने के लिए जाया करता था। और जब वो इमरजेंसी के बाद रिलीज हुए तो चोई देवीलाल हमारे ही मकान पे ठहरे 7 दिन तक यहीं। तो मुझे उनको भी बड़े करीब से जानने का मौका मिला। चौधरी बंसीलाल जी को भी करीब से, भजनलाल जी की कैबिनेट में रहा। तो हर ये लीडर अपने आप में एक शख्सियत थे। चौधरी बंसीलाल बेशक जबान से कड़वे थे, लेकिन उनको हरियाणा का आर्किटेक्ट कहा जाता है। जुबान से कड़वे का मतलब हम ये माने कि बहुत एग्रेसिव रहते थे। मतलब कि जल्दी टेम्पर लूज कर जाते थे। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। नरम भी बहुत थे, काम करने में उनका कोई मुकाबला नहीं। चौधरी भजनलाल पॉलिटिकल थे, चौधरी देवीलाल जी पॉलिटिकल थे। चौधरी भजनलाल तो मतलब कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी का भी लीडर आ जाता था उसके काम करते थे, बड़े खुश होते थे। उनका ऐसे थोड़ी 11 साल राज रहा। मैं उनकी कैबिनेट में 5 साल वजीर रहा। मैंने उनको बड़े बारीकी से देखा। वो उनमें कोई कास्ट नाम की चीज नहीं थी चौधरी भजनलाल में। हाँ जी, लेकिन क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की गवर्नमेंट उन्होंने तोड़ी थी, चौधरी देवीलाल जी की मेजोरिटी आने के बावजूद चौधरी भजनलाल ने बाय मैनिपुलेशन गवर्नमेंट अपनी बना ली। तो जाट जो थे वो खिलाफ हो गए। जाटों ने ये मान लिया कि देवीलाल की सरकार भजनलाल ने नहीं बनने दी, तो जाट उनके खिलाफ रहे। लेकिन पब्लिक डीलिंग के इम्पोर्टेंट महक में उन्होंने इरिगेशन पावर का मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला को बनाया। उन्होंने PWD का मंत्री अनंत सिंह गांधी को बनाया। उन्होंने एजुकेशन शांति राठी को दी। उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्टर जगदीश नारा जी को बनाया। मैं उन्हीं के साथ था। तो चौधरी देवीलाल एक सिंपल, एक सादे, एक किसान हितैषी लीडर थे। ऐसे थोड़ी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के होते तक पहुंचे। वही एक स्पष्टवादी आदमी थे जिन्होंने, जो सभी कहते थे कंसेंसस से देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे अंदर एजुकेशन का अभाव है। देश दुनिया के डेलीगेशन, दुनिया में मुझे जाना पड़ेगा, दुनिया के लोग यहाँ पे आएंगे, अलग अलग भाषाओं के लोग आएंगे, जहाँ हिंदी नहीं चलती है, तो मेरे लिए वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ही स्टेप डाउन और उनको फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये हरियाणा को एक, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चौधरी भजनलाल हो, चौधरी देवीलाल, बड़े लीडर हैं। तो क्या इन तीनों के बीच में कभी ऐसी रार वाली चीजें रही हैं कि अभी इनकी सरकार गई तो हम जेल में करवा देंगे, इस तरह वाला? कोई किस्सा बताना चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी के खिलाफ, चौधरी बंसीलाल जी को तो चौधरी देवीलाल ने अरेस्ट करवा दिया था। ये तब की बात है जब रिवासा कांड के समय की। रिवासा कांड नहीं जी, जब चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने, बंसीलाल हट गए, तो उन्होंने पुलिस केस बनाया, छापे पड़े, उनको अरेस्ट करवाया, पैदल लेके गए हथकड़ी लगा के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। वो अलग उनका अपना। तो उस बात पे उनको बुरा नहीं लगा चौधरी बंसीलाल जी को, और इस तरीके वाले से बुरा और क्या, जो हथकड़ी लग के जो डिफेंस मिनिस्टर रहा हो और जो पैदल कचहरी तक लेके जाए, मेरे पास तो फोटो भी पड़ी है उनकी, तो बुरा तो लगेगा, बुरा क्यों नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं, प्रतिक्रिया क्या देनी है। तो देवीलाल का भी राज नहीं रहा, चौधरी बंसीलाल जी का भी नहीं रहा, आज वो दुनिया में नहीं है, तो वो तो होता है। देवीलाल जी बड़े देसी किस्म के व्यक्ति रहे, पूरा लस्सी, रोटी, नूनी, घी वो खाने वाले। वो तो बड़े सादे और बड़े बेहतरीन आदमी थे। तो मेरा तो इन सब के साथ संपर्क रहा। देखो मैडम, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे सिस्टम में बदलाव नहीं आया।
जो पार्टी किसी को चीफ मिनिस्टर बना देती है, जो बाई मैनिपुलेशन या किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बन जाता है, तो पावर्स वो सारी अपने अंदर सेंट्रलाइज्ड कर लेता है। और आज भी मंत्री क्या है? कुछ भी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, कुछ भी नहीं। खट्टर है, मनोहर लाल जी खट्टर, ही इज एवरीथिंग। नो मंत्री, नो मेंबर पार्लियामेंट, पीछे पीछे घूमते हैं। कांग्रेस का राज था, मैं पहला आदमी था जिसने कैबिनेट मीटिंग के अंदर चौधरी भजन लाल जी को चैलेंज किया था कि आपने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया, मेरी पावर्स का उल्लेख कीजिए। मेरे कुलीग मंत्री ने, महेंद्र प्रताप जी ने मेरे से एक ईमानदार SHO फरीदाबाद NIT में लगाने के लिए कहा। मैंने DGP को बुला के उनके ऑर्डर कर दिए। चौधरी भजनलाल जी को इस बात का, एक इंस्पेक्टर अगर मंत्री ऑर्डर नहीं कर सकता ट्रांसफर का भी, तो उसके फिर पल्ले क्या है? उन्होंने 2 दिन बाद उसके ऑर्डर, महाराज सिंह था, कैंसिल कर दिया। मैंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये कहा था कि आप मेरे अख्तियारात बताइए। मेरे को पावर दी। मैंने होम सेक्रेटरी AN माथुर होम सेक्रेटरी थे, कल्याण रुद्रा DGP पुलिस थे। मैंने उनको बुला के कहा, मुझे ये बताइए मुख्यमंत्री के पास फैसिलिटीज क्या हैं? मैंने कहा उनकी गाड़ी में वायरलेस सेट है? मैंने कहा मेरी गाड़ी में वायरलेस सेट लगाइए। उनके रेजिडेंस पे, उनके ऑफिस में, उनके आदमपुर रेजिडेंस पे डॉट लाइन है? ये सारी चीजें डॉट लाइन मेरे उसी सिस्टम से लगाइए। उनके पास पायलट एस्कॉर्ट परमानेंट है? मुझे पता था CID की 6 दीप्सी नहीं आई। मैंने दोनों गाड़ियां नई इसमें वायरलेस सेट फिट करवाए, आगे पीछे करवाई। 1-4 की गार्ड मैंने पायलट में, 1-4 की एस्कॉर्ट में। मैंने वो फैसिलिटीज ली। तो DGP कल्याण रुद्रा जैसे, AN माथुर जैसे, वो गए चीफ मिनिस्टर के पास के सर, दिस मैन इज डिमांडिंग पावर्स ऑफ योर कैटेगरीज। बोला इनको दे दीजिए। तो उस वक्त के ऐसे चीफ मिनिस्टर थे। अब आप रोज देख रहे हो अनिल विज साहब और मुख्यमंत्री का क्लैश हो रहा है, और अनिल विज साहब कैबिनेट मंत्री हैं, रोज कहते हैं फाइलें रोक लेते हैं। SPs की फाइलें पड़ी हैं ट्रांसफर की, उनको पता है कि तूने करके अगर अप्रूवल दे दी तो आगे वही होंगे जो चीफ मिनिस्टर चाहेगा। मेरे कहने का भाव ये है कि आज अनिल विज जैसा, तो मैं उनको जाति तौर पे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अम्बाला से, क्योंकि मेरे इलाज अम्बाला से, तो मैं पूछता हूँ, वो ईमानदार आदमी है, लेकिन सिस्टम को देख के हर आदमी डिस्टर्ब होता है। ये क्या है? मैं होम मिनिस्टर बना रखा हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर बना रखा हूँ, डॉक्टर को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, CID मेरे पास नहीं है, विजिलेंस मेरे पास नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर चाहे वही होता है, और वही हो रहा है। तो इसलिए जो सिस्टम में खराबी है कि जो एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाए, पावर उसी के अंदर सेंट्रलाइज हो जाती है। चाहे चौधरी बंसीलाल जी थे, चाहे चौधरी भजनलाल थे, चौधरी देवीलाल तो अपने राज प्रशासन को देखते ही नहीं थे, वो तो लोगों में रहते थे, वो तो घूमते फिरते रहते थे, सरकार कोई और चलाते थे। उनके राज में तो मंत्री बड़े पावरफुल होते थे। तो इसलिए इस सिस्टम को बदलना चाहिए, इस सारे चीज़ों को चेंज करना चाहिए। तो ये चीज़ है। लेकिन जो एक बार CM बन जाते हैं, या आप मान लें कि विधायक भी बन गए, उनके भीतर वर्चस्ववाद या फिर राजनीति में अपना रसूख बढ़ाने वाला वो भीतर बढ़ जाता है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ईगोइस्टिक। अब आप एक देखिए, वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है, मैं दूर की बातें नहीं करता, श्री मनोहर लाल जी खट्टर, वो जब गाड़ी पे चलते हैं
तो 20 गाड़ियां आगे होती हैं, 20 पीछे होती हैं, 40 गाड़ियों का कानवाई, इससे भी ज्यादा होंगी। फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, जंपर वाली गाड़ियां साथ चल रही है, डीसी एसपी एडिशनल डीसी साथ चल रहा है। जब एक डीसी जा रहा है तो एडिशनल डीसी का क्या मतलब, जब एक सीएमओ जा रहा है तो एसएमओ का जाने का क्या मतलब। वो सारा अमला जमला। अगर तुम इतने ही सादे हो, खिचड़ी खाते हो, घर में दलिया खाते हो, मखोटा ईमानदारी का दिखा रखा है तुमने, तो ये अमला जमला किस बात का, इसको छोड़ते क्यों नहीं? आपने देखा नहीं कितना यूट्यूब पे दिखाते हैं बराक ओबामा अपना छाता आप पकड़ के खड़े हैं, रेस्टोरेंट पे एक सिंपल वे में जा रहे हैं, कैसे सादगी दिखा रहे हैं। उनका अंदर का आचरण सादगी का है, ये ढोंग है। क्या खतरा है? आम आदमी बन के रहो ना, देखो ना लोग आपको कितना अप्रिशिएट करेंगे। मैं कहता हूं रे लोगों देखो तो सही, ये है ईमानदार मुख्यमंत्री। एक बार की चीफ मिनिस्टर की विजिट, कितना करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, कितना गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर, कितना गरीबों को बांटो ना। तो ये सिस्टम, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं ये नहीं पर्टिकुलरली बीजेपी की सरकार, हर गवर्नमेंट में इन चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए। अब पेंशन जो है 4-3 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, 3.5, अब तो उन्होंने लिमिट बांध दी है, लेकिन मैं इसके भी हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि लोक सेवा होनी चाहिए लोगों का। एक गरीब आज भी गरीब है। आज महंगाई देखो चरम सीमा पे, आप सिलेंडर 1200 रुपए, रोज इलेक्शन आएंगे 200 रुपए कम कर देंगे, 300 रुपए कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल 100 रुपए, टाइम आएगा तो हम कर देंगे। लोग ये वो समझते हैं, लेकिन लोगों में भी मैं कहता हूँ कि एंड टाइम टू टाइम चीज़ों में बदलाव जो करते हैं, लोगों को समझना चाहिए। ये इलेक्शन, ये वोट, ये भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इसी में है। अब राम जन्मभूमि, ठीक है भाई, भगवान राम की तो मूर्ति हमारे घर में हर कमरे में है, हम क्या नहीं मानते, लेकिन इन्होंने भगवान राम को भी अपने लाल डोरे में कैद कर लिया है। जैसे कि ये नरेंद्र मोदी जी की संतान है, उनके पूर्वजों की है। आप डेटें भी उसी हिसाब से फिक्स की है, ताकि 22 जनवरी 1.5 महीना चुनाव में रह जाएगा, 1 महीना आचार संहिता लागू रहेगी। बस वो चीज, वो आस्था, ये पैथराडिन का इंजेक्शन है, वो आस्था का इंजेक्शन जो लोगों में लगा दिया है। ये सोचते हैं कि उसको इनकैश बड़े बेहतर तरीके से किया जाएगा, लेकिन लोग, मैं तो समझता हूँ लोग बड़े जागरूक हो गए। आप अब राजस्थान के रिजल्ट भी देखे। अब एक आप बाई इलेक्शन, 1 महीना भी नहीं बीता, एक बाई इलेक्शन हुआ जिसके अंदर बुरी तरह से बीजेपी की हार हुई है। तो आज हरियाणा में मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग बीजेपी से तंग हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं। मुकाबले में सामने कांग्रेस नजर आती है, कांग्रेस में भी कोई सुधार नहीं है, वो भी पुराना दर्रा परिवारवाद, पुराने भ्रष्टाचार के मुकदमे, सारी चीजें। आज लोग जाएं कहाँ, वेयर टू गो, और कोई पार्टी नहीं है। तो इसलिए बड़ी असमंजस की, हमारे जैसे आदमी तो सोचते हैं क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। सर, जब ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो उसी दौरान हुआ था महम कांड। उप प्रधानमंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो क्या महम कांड हम ऐसा मान लें उनका कोई ऐसा समय कि वो अपनी राजनीति में ऊपर चढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो राजनीति में कभी उस पायदान तक नहीं पहुंच पाए, उप प्रधानमंत्री तक, या हम कहें कि चौटाला परिवार जहां होना चाहिए था सियासत में, वहां नहीं हो पाया? फिर
देखिए, हर चीज का टाइम होता है। आप भी डालते हो, पौधा पैदा होता है, बड़ा होता है, फल देता है, खत्म हो जाता है। इट इज ए लॉ ऑफ नेचर। कौन रहा? चौधरी बंसीलाल जी हैं। और लास्ट डेज आपने नहीं देखे, मैंने तो देखे हैं। जब उनके बेटे का देहांत हुआ, एक्सीडेंट एयर, तकरीबन हाँ। 2005 में से। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद उनकी जो दशा थी, कितना उसके बाद जी पाए वो। चौधरी देवीलाल जी का आखिरी समय मैंने देखा है। चौधरी भजन लाल जी तो बिल्कुल लोगों को, अपने घर वालों को भी पहचानना भूल गए थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ फिर? व्हाट इज द एंड? मैं जो कहना चाहता हूँ कि आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे तो, हमने तो बचपन से इकट्ठे रहे हैं। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर आदमी बनता है तो वो जो पैराफर्नेलिया उसके साथ होता है, वो उसकी आंखों को चुंदड़ा देता है। फिर दाएं बाएं देखने नहीं देता, सोच बदल जाती है। कुछ लोग होते हैं जो सिंप्लिसिटी में जीतते हैं। देश के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जैसे हुए, जो चले गए और उनका एक सूटकेस और उनका एक टूटा हुआ पलंग मिला। ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुए। चीफ मिनिस्टर ऐसे भी हुए हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। लेकिन पावर को हजम करना, उसको पचा जाना और नॉर्मल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना, ये बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ होती है। तो लेकिन चलो। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा आप बताना चाहें ताऊ देवीलाल का, चौधरी बंसीलाल का या फिर भजन लाल का, जो कभी आपको पर्सनल तौर पर बड़ा ऐसा लगा हो कि प्रेरणादायक? चौधरी बंसीलाल जी मेरे साथ 5 साल विधानसभा में थे बतौर एमएलए। क्योंकि मेरे संबंध थे तो वो मुझे स्लिप दे के हाउस में से बुला लिया करते, मैं उनके साथ बैठा करता। वो इन आडंबरों को नहीं मानते थे, ये मंदिर, धार्मिक, इन चीज़ों के। वो कहते थे कि ये सारा ढोंग है, ये इनकैशमेंट है। और वो सीआईडी डिपार्टमेंट से भी वो कभी वो कहते थे कि मैं इस महकमे को वाइंड अप कर देना चाहता हूँ। डरते थे? नहीं, मतलब कि जो सीआईडी नीचे से रिपोर्ट देती है, वो सिर्फ अपने आकाओं को, अपने आईजी को, अपने डीजीपी को और सरकार को खुश करने के लिए वो ट्यूटर्ड रिपोर्टिंग करती है। तो मैंने उनको कहा कि कोई वाक़या सुनाओ, आप क्यों इतना सीआईडी के, देखो ये तो पुराना इतिहास है। तो चाणक्य भी उस वक़्त बड़े नीति शास्त्री होते थे। गुप्तचर विभाग तो हजारों साल पहले भी होता था, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर रहे 11 साल 12 साल, आपका ये तजर्बा। कहने लगे कि उन्होंने फिर एक मजाक में एक बात बताई कि इमरजेंसी के दिन थे और मैं रोहतक जेल में यूं विजिट किया मैंने हाल पूछने के लिए, क्योंकि राजनीति में आपस में रिलेशन तो होते ही हैं। बतौर डिफेंस मिनिस्टर तो रिजक राम होते थे, सोनीपत के सीनियर लीडर थे, तो वो बीमार रहते थे जेल में। तो उन्होंने कहा, रिजक राम, आप मुझे एक एप्लीकेशन वाइफ से लिखवा के दे दीजिए और मैं आपको पैरोल पे छुड़वा दूंगा। बोले वो एग्री कर गए। रिजक राम ने अपनी वाइफ से एप्लीकेशन लिखवा के एक डीएसपी सीआईडी मल्होत्रा होते थे, उनके हाथ से कि ये बड़ा सेफ रहेगा, भिवानी भिजवा दिए। भिवानी चौधरी बंसीलाल जी आए हुए थे, तो उन्होंने वो खाकी सा लिफाफा उसके अंदर सील करके वो डीएसपी मल्होत्रा सीएम साहब के स्टाफ को दिया।
तो चौधरी बंसीलाल जी ने को जब वो लिफाफा पेश किया गया तो उन्होंने देखा ये तो सीआईडी वाला दे गया। सीआईडी उन्होंने 5 टुकड़े किए और डस्टबिन में फेंक दिए। तो वो कहने लगे कि मैंने 15-20 दिन बाद पूछा, मैंने कहा यार मैं रिजक राम को कह के आया था, उसने एप्लीकेशन ही भिजवाई। बोला जी वो उन्होंने पता किया, बोला जी वो तो भिजवाई थी, वो सीआईडी वाला डीएसपी लेके, और बोला वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी। वो उनको को एक और भेजे। कहने लगे फिर मैंने दोबारा उनसे एप्लीकेशन मंगवाई किसी आदमी के हाथ, और मैंने उसके ऊपर फिर उनके रिलीज के आर्डर करवाए। तो वो सीआईडी के खिलाफ थे, वो थोड़े से सख्त तो थे लेकिन उनकी कार्यशैली बड़ी गजब की थी। इसी तरह से जो देवीलाल बड़े सादे लीडर थे, बातें तो बहुत है, पूरा दिन लग जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला भी एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो बातें तो बहुत हैं। आप मुझे पहले बताती तो मैं कुछ टिप्स लिख लेता, फिर आपको मैं एक एक पूरा दिन आपका लेता, आपको बताता मैं। तो ये चीज़ें। अच्छा, ये ताऊ देवीलाल के कुनबे में हम माने कि सीएम बनने को लेकर भी बड़ी रार रहा करती, रणजीत चौटाला बने, ओपी चौटाला बने। उस वक्त तो मेरे बिल्कुल मैं पूरी तरह पॉलिटिकली अवेकन था। उस वक्त जो देवीलाल जी तो रणजीत सिंह चौटाला को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे और उनकी इच्छा थी। लेकिन कुछ चाहे कोई घरेलू दबाव हो या क्या कारण, तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बने। तो देवीलाल बड़े सादे आदमी थे, उनको जो प्रभावित कर देता तो वो उनके दिमाग में सत्ता या पावर वो कोई मैटर नहीं रखती थी। वो तो एक बहुत ही आला किस्म के लीडर थे, उनका कोई मुकाबला नहीं, नो मैच टू हिम। ही वाज द जेन्युइन एंड ग्रास रूट लेवल अगर कोई लीडर था, अगर किसानों का, गरीबों का कोई शुभ चिंतक था तो वो चौधरी देवीलाल। और चौधरी अगर हम भजनलाल की बात करें तो उनके राज में हम ये माने कि हरियाणा जितनी प्रगति कर सकता था शायद उतनी नहीं कर पाया। नहीं की। चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे आप ये देखिए, थर्मल उनके टाइम में लगे, फरीदाबाद का थर्मल उनके टाइम पे लगा, उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट करवाए। और ऐसी बात नहीं, हरियाणा ने बड़ी तरक्की की। चौधरी भजनलाल भी एक आला लीडर थे, ऐसी बात है। मैं तो उनके साथ रहा हूँ, मैंने देखा है। तो आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर के अंदर अगर आप जाके देखो, अगर ये कुलदीप और या ये उनके परिवार के लोग जो एमएलए बनते हैं, जो जिस पोजीशन में हैं, ये सारे चौधरी भजनलाल की वजह से। कौन वोट दे, उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज की। सर, क्या हम ये माने कि भूपेंद्र हुड्डा भी एक इस तरह का चैलेंज दूसरे लोगों को देते रहे हैं कि कोई भी सीनियर नेता कभी भी हुड्डे लाइन हो सकता है या इस तरह की परिस्थिति आ सकती है? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मेरे बहुत पुराने मित्र दोस्त रहे हैं। और मैंने बताया ना आपको, 91 में वो लोकसभा का, मैं तो अगर देखा जाए तो मैं तो उससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान था। हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो क्लोई ब्लॉक के चेयरमैन लेटर स्टेज पे इलेक्ट हुए, लेकिन राजनीति इन्होंने मैंने इकट्ठे करी पॉलिटिक्स में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर कई खूबियां भी हैं और कई माइनस पॉइंट भी हैं। वो आम लीडरों की तरह नहीं है। वो जिस चीज को मन में डालता है उसको सही से निकालता नहीं है।
आप देखो इतना लंबा अरसा हो गया, आज भी सारी कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में लिए हुए है। कुछ तो है ना, उसके अंदर मैनिपुलेशन पावर है। वो बोलता कम है, मन की बात देता नहीं है। उसने बड़े प्यार से एक एक करके सबको निपटाया। राव इंद्रजीत उसका दोस्त था, उसको निपटाया। चौधरी बरिंदर सिंह उसका दोस्त था, उसको निपटाया। हम सारे साथी हैं, एक ही उम्र के हैं। मैं और वो इकट्ठे चुनाव लड़े थे, मैंने क्या उसका नुकसान किया था, मेरे को भी निपटाया। शादीलाल बत्रा जो 2 बार MLA बनाया, ये नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उसको लेके आया मुझे निपटाने के लिए। भूषण बत्रा जी को लेके आया मुझे निपटाने के लिए। लेकिन कुछ खूबियां भी है। जो डेवलपमेंट कांग्रेस के राज में हुई, रोहतक की खास तौर पे, वो कोई सोच भी नहीं सकता। जो लोग रोहतक में आते हैं, ये जितने बाईपासेस बने हैं इसी की देन है। चौमुखी विकास हुआ, इसकी देन है। किसी का नुकसान फिजिकली या किसी और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी का नुकसान भी नहीं करता है। तो चलो, मैं तो ये कह सकता हूं कि कामयाब पॉलिटिशियन है। हम नाकामयाब हैं। क्यों? हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। हम साइकोफेंसी में यकीन नहीं रखते। आज 90% कांग्रेस के अंदर वो एलिमेंट है जो इनेलो का जो जिसको कबाड़ कह सकते हो, वो आज कांग्रेस में है। इनेलो का रिजेक्टेड मटेरियल नाउ इन कांग्रेस दे आर रूलिंग, इर्द गिर्द है। लेकिन अगर एज ए मैन अगर आप कहो तो भूपेंद्र हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, CLP का आज लीडर है, PCC प्रेसिडेंट उसके मुताबिक है। भूपेंद्र हुड्डा जो उनके बेटे हैं, मेरा भी बेटे समान है, उसको 3 बार MP बनाया। आज जो है सबसे बड़ा लीडर है। उसके पक्ष की भी बड़ी बातें हैं, लेकिन आदमी तो कोई भी मुकम्मल नहीं होता। आज वो शैलजा, इनको चीफ मिनिस्टर बनाने वाली शैलजा है, उसमें तो उनका बड़ा योगदान था। आज घोर विरोधी है। इट इज ए पावर गेम। तो इसलिए मेरी तो कोशिश, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जब तक कांग्रेस एक होके नहीं लड़ेगी, सत्ता में नहीं आ सकती। बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। बीजेपी के लोग बड़े शातिर हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग देखो, एंड टाइम के ऊपर नायब सैनी को बना दिया OBC कार्ड खेलने के लिए, एंड टाइम पे। पहले याद नहीं आया इनको। यही नायब सैनी इनका मंत्री नहीं था। क्या किया इसने OBC समाज के लिए? वो शातिर आदमी है। वो राजनीति को एज ए गेम खेलते हैं। वो अगर उनके अंदर कोई इनफाइटिंग होती है तो वो बंद कमरे में ही खत्म हो जाती है, बाहर नहीं आती है। और ये भी माने कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं बाहर बोलते भी नहीं है कि अंदर खाते क्या चल रहा है। यस, और हमारे वाले बंद कमरे में कम और बाहर ज्यादा बोल रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है। इसलिए उन्होंने अपना फेस, आज जितना चाहे मोदी जी हैं सर्वसर्वा, आप सेंटर के अंदर उनके इंटरनल अगर चिटकनी लगा लो तो आपको पता लगे कितनी फाइटिंग है उनमें। आज बनाया ओम प्रकाश धनखड़ जी को, और एंड जिस वक्त आया मजे लेने का, उसको तो हटा के बाहर कर दिया, शो ही नहीं हुआ। आज वो भी बीजेपी की वही अच्छी भाषा बोल रहे हैं और ये भी अच्छी भाषा बोल रहे हैं।
आज कहाँ अरविंद शर्मा मुनीश ग्रोवर के खिलाफ कितने सीरियस एलिगेशन लगाए, और वो टेम्परेरीली थोड़े टाइम के अंदर रहे, उसके बाद एक दूसरे के मुंह में हलवा खिलाते फिरे। उनकी इन फाइटिंग आप कभी भी पब्लिक में नहीं देखी होगी। और हमारी पब्लिक में सबको मालूम है कि यहाँ मीटिंग होती है तो उसमें कुमारी शैलजा नहीं आई। क्या बयान रहे, उन्होंने क्या कहा? बाबरिया साहब जो हमारे प्रभारी हैं, उनका बयान नहीं देखा आपने? क्या कहा? कांग्रेस की जो यात्रा शुरू हो इनविटेशन दे दिया तो शादी तो होके रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि एक वर्किंग कमेटी की मेंबर है शैलजा, जनरल सेक्रेटरी है, और रणदीप सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी है, दो स्टेटों के प्रभारी हैं। कांग्रेस हाईकमांड का कॉन्फिडेंस है उन पे। किरण चौधरी है, सीएलपी की लीडर रही है। तुम एक इतने ऐसे मिजाज, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो इनके खिलाफ। एक ये मैं कसूर मेरा स्टेट के लीडरों का नहीं कहता हूँ, ये ऊपर की सेंट्रल लीडरशिप को देखना चाहिए। क्या मजाक बना रखा है? उस वक्त डिसिप्लिन होता था पुराने टाइम में, अब कुछ भी नहीं है। नोबडी टेक एनी कॉग्निजेंस। आज नीचे का जो वर्कर है कितना मायूस है। पूरे 6 साल तो अशोक तंवर ने अपनी कमेटी बना सका, वो खुद चला गया। 2.5 साल शैलजा बहन कमेटी बना सकी, वो चली गई, वो पीछे से हट गई। अब उदय भान जी को 1.5 साल हो गया, इलेक्शन सर पे आ गया, अब भी कमेटी नहीं बनेगी। लिख लेना कागज हो तो, मैं बता रहा हूं आपको। अब बनेगी तो इससे खराब पोजीशन कांग्रेस की कभी नहीं हुई होगी। कारण जब तो इलेक्शन को 2 महीने रह गए, एक को बनाओगे दूसरा नाराज होगा, ये खेल भी गया। आपकी बूथ कमेटी नहीं, आपकी ब्लॉक कमेटी नहीं, एक आर्टिफिशियल, कभी आप कोऑर्डिनेटर बना रहे हो, कभी आप प्रभारी बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो। उनका फायदा क्या? सबको तो पता है कि ये टेम्परेरी है, ये इलेक्शन तक है। तो ये कॉग्निजेंस हाई कमांड जो ऊपर बैठे हैं लीडर, मैं कहता हूं, मेरे को कई बार ये भी आता है कि पता नहीं ये सारे ही तो नहीं मोदी के हिसाब से चल रही है, हो क्या रहा है? ये तो कमाल है। अपनी आंखों से तुम जलता हुआ प्रदेश को देख रहे हो। आज कोई फ्रंटल अटैक आपने, अमित शाह आता है, 100 बातें हमारे खिलाफ बोल जाता है और हम उसको बड़े अच्छे से बोलते हैं। आज है क्या? आज फेस वैल्यू पे आपको नजर क्या आ रहा है? कोई अपोजिशन है? कुछ भी नहीं। वो घिसी पिटी बातें, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बेरोजगारी में नंबर 1 है, निवेश में नंबर 2 है, ये है, वो है, क्या है? हम ये मान लें कि किरण चौधरी, कुमारी शैलजा सोनिया गांधी की करीबी रही है, या एक समय हम ये मान लें कि वो सोनिया गांधी की सलाहकार जैसी या सहेली जैसी रही है। फिर हम ये मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है कभी गाहे बगाहे उस परिवार के खिलाफत में रहे हों अप्रत्यक्ष तौर पर। तो हाईकमान हो सकता है कि वो अपनी पसंदीदा चीजों को लेकर संशय। हाई कमांड अगर ये मैसेज नीचे से जाता है, अगर पार्टी लीडरशिप, मान लो मैं फॉर एग्जांपल रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जहां इनका वर्चस्व ज्यादा है भूपेंद्र हुड्डा का, और ये तो फिर रजवाड़े हो गए। अगर इस एरिया के अंदर आप भूपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी और को, सीनियर से सीनियर आदमी को भी कोई महत्व नहीं दे सकते, तो ये तो आपने इनके नाम गिरदावरी करा दो ना, रजिस्ट्री करा दीजिए। ऐसे ही फलानी कैथल साइड की सुरजेवाला के नाम रजिस्ट्री करा दीजिए। ये तो रजवाड़े हो गए पर 4-5। इन्हीं को कांग्रेस आपने मानना है, तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा?
नए लोग कैसे आएंगे? नए लोग कैसे आएंगे? एक, पहले सोनिया जी, इंदिरा जी, राजीव जी लोगों को मिला करते थे। अब आप राहुल जी को मिलकर दिखा दो, 1 साल तक आपको मिलने का समय भी नहीं मिलेगा। सीनियर से सीनियर आदमियों को समय नहीं मिलेगा। कहाँ फिर नीचे लेवल की आपको फीडबैक कहाँ से मिलेगा? कहाँ है? कहाँ बेस कहाँ रह गया? फिर तो आपको जो फीड इन 3-4 लीडरों ने देना है, जो फीडबैक करना है, ये जाके खड़गे साहब को बता देंगे, वो उनको बता देंगे। पहले वहीं बैठ के, अगर कल को ये भी होने जा रहा है, ये होगा, मैंने तो देख रखा है, मेरी तो उम्र हो गई 77 साल की। यही देखते देखते आखिर में इनको बुला के घुड़की मार देंगे कि भाई एक होके चलो और एक मंच पे आओ, हो जाएंगे। तो इससे कांग्रेस मजबूत हो गई। भारत जोड़ो यात्रा में सारे साथ दिखे थे, तब बड़ा ऐसा लगा था कि अब तो देखिए बिल्कुल ये इसलिए कि राहुल जी उसको यात्रा को लीड कर रहे थे। ये भी मैनेज थी। मैं और कहता हूं, इट वाज मैनेज। और जो जो रिंग ऐसे बनाया हुआ था, जिन लोगों को हुड्डा साहब ने अपने एरिया में मिलाना था, उन लोगों को ही मिलाया। जिन लोगों को दूसरे लीडरों ने मिलाना था, उनको मिलाया। रस्से से जैसे वो नहीं कोई मैच हो रहा हो तो चारों तरफ वो कान टूटे हुए पहलवान यूं घेरा डाल के, जिसको मिलाना उसको पैसे दे दिया, जिसको नहीं मिलाना उसको धक्के मार के पीछे कर दिया। इवन किरण चौधरी की ऐसा धक्का लगा कि उसके कई दिनों तक वो बिस्तर पे रही। पूछ लेना व्हाट इज दिस। अगर इतनी बड़ी यात्रा का जो असर जमीनी लेवल पे जाना चाहिए और वो बेअसर हो जाए, एक मैनेज शो की तरह बात रह जाए, फिर क्या रहेगी? खत्म। क्या है? इसलिए अब हमारे जैसे आदमी, मैं तो 10-12 साल तो मैं AICC का डेलीगेट रहा, 17 साल में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा। मैं प्रदेश के जब 2 जनरल सेक्रेटरी होते थे, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा प्रदेश का, होम मिनिस्टर रहा। मैंने शैलजा बहन जी की मौजूदगी में कहा था कि बहन जी हमें सीनियर मत कहा करो। हमने कांग्रेस का अधिवेशन टेलीविजन में बैठ के देखा है, हमारी ये दशा है। क्यों? सारे लोग क्षेत्रवाद में पड़े हुए हैं, अपने अपने इलाके के आदमियों को कुछ करो, दैट्स ऑल। खिड़की बंद। इसलिए कांग्रेस बैकफुट पे आई है। 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, जहां हमारे 11 मिनिस्टर होते थे, एक भी, सब अपने अपने चेतों को बना दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे तो भारद्वाज बनवा दिया, किरण चौधरी की उधर श्रुति चौधरी की, शैलजा बहन जी ने उधर कृष्णपाल गुर्जर बना दिया, रणदीप सुरजेवाला ने सुरेश गुप्ता को बना दिया। क्या है इससे? इन फाइटिंग और बड़ी है। आप जब तक नीचे से फीडबैक लेके अगर कार्यकर्ता का आप मान सम्मान करते हो, मैं तो बड़ा भारी, मैं तो आई एम डिस्टर्ब। आपको जब ये भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी, तब मिलने के लिए राहुल गांधी से बोला गया, आपको बुलाया गया, निमंत्रण? अरे छोड़िए ना, बोले कहते हमारा तो वहां तो चले गए दूर, वहां स्टेज के ऊपर करनाल की रैली में स्टेज के ऊपर बैठ गए, हाथ भी नहीं जोड़ने को, सामने आमने भी नहीं होने दिया। तो क्या राहुल गांधी कभी इस तरह से पूछते हैं या रायशुमारी वो किनसे करते हैं, फिर रिपोर्ट किनसे लेते हैं? वो बेचारा ही इज ए जेंटल पर्सन, ही मींस बिजनेस। वो अपने आप चला जाता, देखा नहीं आपने? वो अपने आप ट्रांसपोर्टरों के पास चले जाते हैं, अपने आप कहते हैं गाड़ी इधर घुमाओ। क्या यहाँ हम मैनेजमेंट माने यहाँ भी ये लोकल जो स्टेट के जो लीडर्स हैं, उनकी मैनेजमेंट है। वो अपने स्वार्थ के अंदर उसको गुमराह करते हैं। अब ये पहलवानों का मुद्दा रहा,
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार इस मसले पर बोलती रही। साक्षी मलिक ने जब कुश्ती छोड़ने की बात कही तब प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होती है। बजरंग पूनिया के गुरुजी के अखाड़े में पहुंचते हैं राहुल गांधी। तो ये जो फिलहाल का जो परिदृश्य है, क्या इसे ये माने कि हरियाणा के चुनावों को लेकर ये एक मैनेजमेंट का तरीका? मैं ये कहता हूं कि एक भी चीज पे हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, इसकी तय में जाइए। क्यों? चाहे बाएं से चाहे दाएं से राजनीति खेली जाती है, उधर से वो इधर से ये, और सारे पहलवानों का मैं तो कहता हूं सबसे बड़े दुश्मन ही ये लोग हैं जो राजनीति इनके ऊपर खेलते हैं। ये बेचारे सादे लोग खिलाड़ी हैं। शुरुआती दिन से वही कि ये कांग्रेसियों के यहाँ मैं गया वहां, मैं भी गया, शाहजहां जी के साथ गया। बस वही टेंट के इर्द गिर्द 200-300 आदमी वहां तक रह गए, वरना वहां तो हजारों लाखों का हजूम होना चाहिए था। सिमट कर रह गया, पॉलिटिकल बना दिया। इधर से भी बन गया, उधर से भी बन गया। पिसा कौन, पिटा कौन? वो लोग जो अवार्डी थे। नुकसान किसका हुआ? देश का हुआ। तो इसलिए इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। अब ये गिने चुने लोग, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बेड़ा बिठा के रख दिया। अब उधर से ये गिने चुने ये जो स्टेटों में जो बन गए, जो मठाधारी बन गए, जिन्होंने कंट्रोल कर लिया सिस्टम को, जिन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर हजारों करोड़ों की संपत्तियां अर्जित कर ली, उन्होंने मुट्ठी में नेशनल पार्टीज को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसलिए पार्टियां मर गई। रीजनल पार्टियां तो हम माने कि हरियाणा में खत्म होती ही जा रही है। मैं वही कह रहा हूं, इसलिए खत्म हो गई। दैट इज द रीजन। इससे कंट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है। आज चारों तरफ, अब क्या कोई कानून व्यवस्था है कहीं? आज महंगाई का भी कोई सोच सकता था? जो महंगाई का आलम है, कोई नहीं बोल रहा इस पे। यूं घिसी पिटी बातें, रोज घिसी पिटी बातें, अखबारें उठाओ। मेरे पास 10-12 अखबारें आती है, मैं उठा के पढ़ता ही नहीं है। आई एम सो फेड अप। ब्लॉक फिक्स किए हुए, माफ करना। आपके सारे 90% जो पत्रकारों के जो मालिक हैं सेट है। आज मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो मेरी न्यूज ही नहीं लगेगी। इट इज ऑल मैनिपुलेशन। चाहे ट्रस्ट हो, चाहे निजी लोगों के हाथ में हो। ऐड दो। हमने तो पेंशन का मुंह ही नहीं देखते, हम तो पेंशन जाती ही नहीं के पास है। प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। कहने को फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का जर्नलिज्म, कहने को कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं पिलर, कुछ भी नहीं। ना इलेक्शन कमीशन है, ना जर्नलिज्म है, ना आपका जुडिशरी है, ना कुछ भी तो नहीं है। ऑल इज मैनिपुलेटेड। सीबीआई, ईडी इनके हाथों की, सरकारों के हाथों की टूल बन के रह गई हैं। देयर इज नथिंग। अब ये भी मानने का कि इस देश का बौद्धिक वर्ग बहुत कम है। जनता ऐसी है कि वो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। इन्फ्लुएंस होती है। आप देखिए यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं इमोशनल हैं। ये हमारी कास्ट को लेकर, हाँ, यस। इनको जितना बहकाया जा सके बहका लो। आज हमारे जैसे आदमी, मेरा तो अब कई दिनों से ये दिल कर रहा है, छोड़ो इस पार्टी से इस्तीफा दो, अपना आराम की जिंदगी बिताओ। क्या ये
कई बार आपको ये भी लगता होगा ज्यादा बौद्धिक होना बहुत बड़ा जोखिम है। मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा बौद्धिक होना भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है, स्वाभिमानी होना ही एक डिस्क्वालिफिकेशन है। आत्म स्वाभिमानी होना आज बहुत बड़ा, आज गुलामियत चाहिए, साइकोफेंसी चाहिए, आज आज अल्लड़पना चाहिए। आज 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 राजनीति में मैनिपुलेटर कौन अच्छा है, आज मनी पावर किसके पास है, आज आज माफिया राज करता है। आज 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 जितना भारी भरकम बलशाली आदमी होगा, पूंजीपति आदमी होगा, आज देखा नहीं रेडें पड़ती है, क्या क्या चीजें मिलती हैं। मैं तो जिस दिन इनके घरों से जो तलाशियां होती है ना, मैं तो उस दिन रज के खाना खाता हूँ। होना चाहिए, इनका बुरा हाल होना चाहिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह, ओपी चौटाला, कई बार इनसे सुना है कि बीरेंद्र सिंह साहब बोलते हैं कि हो सकता है वो नई पार्टी बना ले, भविष्य में कुछ भी तय नहीं है। ओपी चौटाला साहब कहते हैं कि तीसरा मोर्चा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, चौधरी बीरेंद्र सिंह मेरा 8वीं क्लास में इकट्ठे पढ़े, मेरा उनकी उम्र का 1 महीने का फर्क है। क्या करे चौधरी बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस से दुखी होता हुआ बीजेपी में आ गया। बीजेपी वाले यूज एंड थ्रो करते हैं। उन्होंने इनको यूनियन मिनिस्टर भी बना दिया, सब कुछ दे दिया, उनकी वाइफ को भी टिकट दे दी, उनके बेटे को भी टिकट दे दी। या तो उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए था, छोड़ो यार, उम्र निकल गई, अब और कुछ इतना कुछ मिल गया, छोड़ो। लेकिन जो एक बार राजनीति में आ जाए, पावर का मजा चख ले, तो फिर जाती तो नहीं ना सामने से। अब वो उनका बयान देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कई बार टेलीफोन भी कर देता हूँ, मिलते जुलते भी रहते हैं कि अगर ये गठबंधन नहीं टूटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दो, कौन रोक रहा है आपको? क्यों हेडबट लगा रहे हो? मैं कहने लग रहा हूं, आपके मुंह पे कह रहा हूं कि मुझे अब कांग्रेस में सफोकेशन सी होने लग गई, और मैं ये कहूं कि मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप अगले हफ्ते 10 दिन में आओगे, मैं पार्टी से यूं ही हाथ जोड़े पाऊंगा। क्यों? कि ना तो वो पार्टी का वो कल्चर रहा है, ना पार्टी में स्वाभिमान रहा है, ना पार्टी के अंदर वो काडर रहा है। आज आप मुझे गिना दीजिए, चलो स्टेट के जितने लीडर हैं, जितने इन्होंने वो बनाए हैं, बता दो आप मुझे कौन लीडर है। आज अशोक अरोड़ा मेरा दोस्त है, अजीज है, 23 साल तो वो इनेलो का प्रधान रहा। क्या विचारधारा उसकी कांग्रेस की बन गई? बहुत मुश्किल है, वो कम बन गई। जो 23 साल तक इनेलो का प्रेसिडेंट रहा, उसकी विचारधारा में बदलाव कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, अब नाम ना, चाहे रणबीर कादियान हो, चाहे आनंद सिंह दागी हो, चाहे प्रोफेसर मरिंदर हो, चाहे आप नाम क्यों लो मेरे से, सारे 99% वही हैं। अब बीजेपी की हालत देख लो, अरविंद शर्मा कहाँ रहा है? बीएसपी में वो रह लिया, कांग्रेस में वो रह लिया, झारखंड पार्टी में वो रह लिया। कौन सी पार्टी जिसमें ना रहा? और क्या उसके विचार जो मोदी साहब और जो व्याख्यान करते हैं, क्या विचार उसके बदल गए? बेसिक प्रिंसिपल उसके बदल गए, धर्मवीर के बदल गए, रमेश कौशिक के बदल गए। ये जांगड़ा साहब जो राज्यसभा के मेंबर और वत्स साहब बनाए, ये हमारी सरकार के तो बनाए हुए हैं, इनके विचार बदल गए। आज बीजेपी के पास अपना मटेरियल कौन सा है, वो भी गिना दो जरा। अच्छा भला सेनर एलिमेंट, बौद्धिक ज्ञान का आदमी, तो
अगर अगर सही मायने में है तो वो तो इनसे हाथ जोड़ दे और ये कह दे यार अच्छी जिंदगी अपना आराम से जियो और अपने घर कुर्बे को पालो, जितनी गरीब गुरबों की सेवा कर सकते हो वो करो बस। तो हम ये माने कि हरियाणा के जननेता सिमट कर रह गए, जननेता है नहीं, हम ये भी मान लें। हरियाणा की जनता को मिलेगा क्या? वो आश्वस्त किससे हो? वो क्या सोचे अपने भीतर कि वो अपना वोट क्या किन को देंगे? सबसे बड़ी सफरर जनता है, सबसे बड़ी। उनको क्या मिला? महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, अनएम्प्लॉयड यूथ को ड्रग्स का सेवन मिला, कानून व्यवस्था खत्म मिली। आज 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 किसी को ये करोड़ों करोड़ों रुपए के खर्चे जो मैं बताने लग रहा हूं, ये कोई इनकी सिंपलिसिटी है? मैंने अभी चीफ मिनिस्टर के कानवाई की बात करी है। आज मैं कहना नहीं चाहता, इनके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं मैं उन्हीं की जांच की डिमांड करूंगा। कभी आएगा समय जो टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, फिर दूसरी सरकारें आ जाएंगी, फिर इनके ऊपर ईडी के छापे लगेंगे। आज ये अंदर है, कल वो अंदर होंगे। 2 सीनियर IAS अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर दिए, सब तैयार कर दिए, आज फिर प्राइस पोस्टिंग में लगा दिया उनको। कितने घोटाले हुए, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एक नहीं कितने। तो क्या ये भी माने कि नेता एक समय पर सरकार सेटर हो जाते हैं कि आप यहाँ से हमारी मदद करें, वो वहां से हमारी मदद करें? इट इज ऑल, आई मे टेल यू, इट इज ऑल मैनिपुलेटेड गवर्नमेंट्स, मैनिपुलेशन का। दाऊद विलाल के बाद हम मान ले कि वो समय राजनीति का राह नहीं। जो ये लीडर कंप्रोमाइज नहीं किया करते थे, चौधरी बंसीलाल जी कभी नहीं। वो जब बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने कागज पेन दस्तखत करके छोड़ दिए थे। बोले मैं सरकार नहीं चला सकता, मेरे बस की नहीं है, आई कांट, अंडर प्रेशर आई कांट रूल द स्टेट। तो देवीलाल भी इसी तरह से, वो दबाव को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। अब तो सारी मैनिपुलेटेड गवर्नमेंट से मिली भगत से चल रही है, इधर से उधर हो, इधर से उधर। आज चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, शैडो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा। अभय चौटाला गाहे बगाहे काम होते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी काम होते हैं। किस कौन रहा है? अभय चौटाला गाहे बगाहे ये बोलते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा कभी खुल के बीजेपी की मुखालफत नहीं करेंगे। चौधरी अभय सिंह ही तो एक MLA है जो विधानसभा में बोलता है। मैं तो रोज कहता हूँ ये भी किसी ना किसी दिन इनके हत्थे चढ़ जाएगा। तो चलो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये कुछ बातें नहीं रही। अब तो राजनीति के मायने बदल गए हैं। चाहे 5 बार कोई MLA रहे, कोई अपनी गिनतियां गिनाते हैं, मैं 6 बार का MLA हूँ, मैं 4 बार का MLA हूँ, तुम 10 बार के MLA हो जाओ तब भी तुम सिफर हो, कुछ नहीं। राजनीति का काल हरियाणा में हम माने कि आने वाला बड़ा अंधकारमयी होने वाला है। बहुत ज्यादा। कोई ना कोई बीच में से कोई चीज निकल के आएगी जो सिस्टम को ठीक करेगी, आएगी, आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास परिवार के, जो किसान परिवारों के जो बच्चे हैं, उनका राजनीति में हम माने कि उनका भी तो कोई आना बहुत आसान काम नहीं है ना। नहीं, अब नहीं है। अब तो वो टाइम नहीं रहा। अब तो मैनिपुलेशन, मनी प्लेज द रोल, पैसा। तो गांव देहात की खेप जब राजनीति में जब नहीं आएगी तो मैनिपुलेशन, तिकड़मबाजी, साइकोफेंसी, ये हथियार रह गए जो आप और हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है।
अखबारों के अंदर ब्लॉक फिक्स है, हम्म, ये इनको देना है, ये इनको है, ये इनको है, ये रूलिंग पार्टी के लिए है, ये खट्टर साहब की अपडेली। मैं अभी अखबार उठा के दे देता हूँ, ऊपर का पेज पे पहली खबर खट्टर साहब की मिलेगी, कोई सी बात, उसके नीचे भूपेंद्र हुड्डा की मिलेगी, इधर फलाने की मिलेगी, इधर फलाने की मिलेगी, इधर जिनके पास मनी पावर है, इधर दुष्यंत चौटाला की मिलेगी, इधर इस साइड के ऊपर अभय चौटाला की मिलेगी। दिस हैज बिकम दी मॉकरी। आप करना, आप तो एक ईमानदार जर्नलिस्ट हो, हैं, तो क्या है जिसको डेमोक्रेसी का पिलर कहते थे, जिसको संवैधानिक तौर पे, जिसके अंदर कुलदीप नैयर जैसे, खुशवंत सिंह जैसे और कितने बड़े बड़े चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ हुए हैं इस देश के अंदर, पैदा हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर हुए हैं, पटेल जैसे लीडर हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह जैसे। खत्म हुआ खेल, कुछ नहीं है। उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में अगर अंतर माने तो जमीन और आसमान का फर्क है, कुछ नहीं। दिस इज समथिंग टोटली चेंज्ड, यू कैन से। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी भी दल से जुड़े रहते हैं एक लंबे समय तक, उसको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिए क्या करें, देन व्हाट इज द वे आउट। आप बताओ ना, क्या करें। बीजेपी से विचार भी मिलते, विचारधारा नहीं है। कांग्रेस में वो चीज नहीं रही, तो कहते हैं ना, जाए तो जाए कहाँ, इधर कुआं उधर खाई, कहाँ जाए। तो कभी सीनियर लीडर्स आप लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तब होता है कुछ इस तरह का जिक्र के हम जो सीनियर लोग हैं वो ही एक नया खेमा तैयार कर लें या कोई नया दल तैयार कर लें? देखिए वो ये मिलते तो रोज ही है, मैं कल भी मिला हूँ, मेरी केजरीवाल साहब से भी 1 घंटा मुलाकात हुई है, मेरी सोनिया गांधी से भी मिला हूँ, किरण का विदेश में है, उसका टेलीफोन कल भी आया, परसों भी आया, उनसे भी बात हुई। आपके बैठे बैठे भूपेंद्र हुड्डा का मेरे पास टेलीफोन आया कि मैं घर आ रहा हूँ, वो भी आ सकता है। तो मिलते हैं, पारिवारिक संबंध तो है, सामाजिक संबंध तो है, सोशली तो वो है, लेकिन अंदर पीड़ा है, दर्द है। मैं तो 96 के बाद घर ही हूँ, लेकिन अभी ऊर्जा की कमी नहीं है। अभी जिन्होंने मेरे साथ किया है, मैं उनको जवाब देने के अभी भी इच्छा शक्ति है मेरी। तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि अन्याय कुछ हद तक तो सहो, लेकिन अन्याय सहने वाला भी दोषी है। तो इसलिए कोई नहीं, सारी चीज देखेंगे। अब आपको चाय पिलाते हैं, गपशप लगाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इतना ज़्यादा समय देने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ या मेरे सामने कोई कहानी चल रही है जिसका मैं कुछ सवाल पूछूंगी मेरे भीतर और बस मैं सुनती रहूं। सर मैं एक बार फिर से आपसे मिलना चाहूंगी और एक और ऐसी लंबी मुलाकात के लिए आपको दोबारा हम तंग करेंगे, परेशान करेंगे। इस बातचीत को सुनने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हरियाणा तक। राम राम, नमस्कार।